अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं हूं ज़िया महमूद अहमद और आज मुझे इस्लामाबाद से जनाब शकील चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है। शकील चौधरी साहब की वजह शोहरत उनका चैनल क्रिटिकल पैट्रियट है, जिसमें वो मुख्तलिफ लोगों के साथ बातचीत करते रहते हैं। और अब मेरी स्पेशल दरख्वास्त पर आज इन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला और आज ये पहली दफा मेहमान बने हैं, मेजबान नहीं। शकील चौधरी साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से तालीम हासिल की और मीडिया एंड कम्युनिकेशन इनका मेन सब्जेक्ट रहा। आप इंग्लिश में किताब भी लिख चुके हैं और इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश की ग्रामर और इस पे भी अपने लेक्चर्स देते रहते हैं। तो शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया ज़िया साहब। मुझे खुशी है आपके साथ आज ये सेशन करते हुए। इससे पहले भी खैर मैं बना हूँ, अपना मेहमान तो बना हूँ, लेकिन पहली दफ़ा किसी अमेरिका में मुकीम जो हैं पाकिस्तानी शहरी, उनके प्रोग्राम में पहली दफ़ा मैं शिरकत कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है जी आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। तो आज हम, शकील साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आज हम बात करेंगे कश्मीर के मसले पर, क्योंकि कश्मीर के मसले पे हमने ये देखा है कि जब हम पाकिस्तान में लोगों से बात करते हैं तो किसी के पास इसका इल्म नहीं होता, नॉलेज नहीं होता कि कश्मीर का मसला है क्या। हर कोई जज्बातियत का शिकार होता है और सिर्फ ये कहता है कि बस कश्मीर हमें दे दो। लेकिन हम बात करना चाहते हैं कि इस पर, इसको मुकम्मल इसके तारीखी तनाज़ुर में देखा जाए। तो शुरू करें फिर इस पे बात। जी ज़िया साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान में कश्मीर के इशू पे जज्बाती नारे तो बहुत लगते हैं, लेकिन उस पे जो तहकीक है, जो उस पे रिसर्च होनी चाहिए, वो नहीं है। और मेरा ख्याल है कि 99.9% पीपल हैव नो आइडिया व्हाट इज द कश्मीर इशू ऑल अबाउट। उनको बस ये नारे फीड कर दिए गए हैं जी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, और वो कभी इन नारों पे गौर तक नहीं करते। देखें, अगर कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है तो फिर पाकिस्तान 73 साल से 74 साल से कैसे जिंदा है? जी, शाहरग के बगैर कैसे? हाँ, मतलब ये नारे हैं जिस पे कभी गौर नहीं किया जाता। और आज आप पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में चले जाएं, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, माइक लेके और उनसे पूछें कि जी बताइए मसला कश्मीर कैसे पैदा हुआ, तो शायद 1000 में से 1-2 लोग हों जो आपको कुछ बता सकें। तो ये तो बहुत एक सीरियस मसला है। हमारे यहाँ एक सीनियर जर्नलिस्ट थे कश्मीरी, मीर अब्दुल अजीज, वो यही कहा करते थे कि हमारे बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी मसला कश्मीर का कुछ पता नहीं है। और ये वो साहब हैं जिनको मुशाहिद हुसैन सैयद कहा करते थे कि ये वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया है कश्मीर इशू का। अच्छा। तो सर, इसमें जो है ना, मैं सबसे पहले आपको एक आर्टिकल था, नवाए वक्त में वो छपा, और लिखने वाले कौन थे? लेफ्टिनेंट कर्नल सिकंदर खान बलोच। वो मुल्तान में रहते हैं और नवाए वक्त के लिए रेगुलरली कॉलम लिखते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा 24 जुलाई 2013 के नवाए वक्त में। तो मुझे हैरत हुई कि इस तरह का आर्टिकल एक कर्नल ने लिखा, और वो एक पाकिस्तानी पेट्रियाटिक अखबार, हाईली पेट्रियाटिक अखबार नवाए वक्त में वो तो यही हमेशा रेपुटेशन रही है जी। तो उसमें उन्होंने सारी वो बातें की जो पाकिस्तानियों को नहीं बताई जाती। मसलन ट्राइबल इन्वेजन हुआ 22 अक्टूबर 1947 को। और उसमें जो है, जो हमारे पठान भाई आए फाटा से, तो उन्होंने ऐसी लूट मार की कि ना मुसलमान देखा, ना हिंदू देखा, ना सिख देखा, बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत ये लूट मार की उन्होंने। और उसमें और भी लोग ये कहते हैं कि वो अगर बारामूला में लूट मार के लिए ना रुकते और श्रीनगर एयरपोर्ट पे कब्जा कर लेते तो फिर इंडियन आर्मी के लिए कश्मीर में आना बहुत मुश्किल हो जाता। वो कश्मीर एयरपोर्ट से ही आए थे, बिल्कुल ठीक। जी। तो इस तरह की जो चीजें, फिर उन्होंने ये भी लिखा कि उस वक्त पाकिस्तान ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था कश्मीर के साथ, जिसमें यह था कि चीजों को जूं का तूं रखा जाएगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। बिल्कुल ठीक। इसके बावजूद हमने कश्मीरियों की सप्लाईज बंद कर दी। सारी उनकी सप्लाईज जो थी, मट्टी के तेल से लेके तो नमक तक, वो रावलपिंडी से जाता था। उनकी बहुत डिपेंडेंस थी वहां पे। यस जी। तो उस पे कर्नल साहब कहते हैं कि उस वक्त जबकि हमें कश्मीरियों का दिल जीतने की जरूरत थी, हमने उन्हें भूखों मारने की कोशिश की। ये लफ्ज है उनके। ये तारीख जी, उन्होंने कहा इसके अलावा
हमने ये फर्ज कर लिया कि कश्मीर तो हमारी झोली में आ गिरेगा फले हुए फल की तरह। जी जी। तो वो क्या हुआ, हमने कोई कोशिश नहीं की डिप्लोमेटिकली। शेख अब्दुल्ला एक इंपॉर्टेंट लीडर था, उसको मनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अपने लोग भेजे। हमारी लीडरशिप के पास उनसे मिलने का वक्त नहीं था। जी, इसमें तो कुछ हमने, है कि शेख अब्दुल्ला खुद भी आया था। हाँ मैंने जो पढ़ा उसमें यही था कि उसने अपने लोग भेजे थे, जी जी। तो उनको कोई अहमियत नहीं दी गई। जी जी। तो इस तरह से हमने जो है इस तरह गलतियां की। इसके बावजूद सरदार शौकत हयात, जो पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान के एक यंग लीडर थे, जी जी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, जो अंग्रेजी और उर्दू दोनों में छप चुकी है, जंग पब्लिशर ने वो छापी थी, द नेशन दैट लॉस्ट इट्स सोल। वो अंग्रेजी में है और उर्दू में है कौम गुम गुश्ता। जी जी। उसमें वो लिखते हैं कि नवंबर 1 नवंबर 1947 को जब माउंट बैटन आए लाहौर, तो बाकी बातें जब उन्होंने डिस्कस कर ली, तो लियाकत अली खान से कहने लगे कि मैं आपके लिए सरदार पटेल की ऑफर लाया हूं, जी जी। और वो ऑफर ये है कि आप कश्मीर ले लें और हैदराबाद दक्कन में दखल अंदाजी ना करें, उससे दस्तबरदार हो जाएं। ठीक। तो सरदार साहब लिखते हैं कि मैं बाद में अपने कुछ साथियों के साथ वजीर आजम से मिलने गया और मैंने कहा कि हमारी जो कश्मीर वाली जो कैंपेन है वो अच्छी नहीं जा रही, तो ये बहुत रीजनेबल ऑफर है, ये आप एक्सेप्ट कर लें। जी जी। तो उस पर लियाकत अली खान ने कहा कि शौकत, तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत जो पंजाब से भी बड़ी है वो छोड़ के तो कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं। तो उस पर वो कहते हैं जी मुझे बहुत हैरानी हुई कि हमारे वजीर आजम को कश्मीर की अहमियत का कुछ अंदाजा नहीं है, जी जी। और मैंने फौरन उस कश्मीर कमेटी से जिसका मैं चेयरमैन था रिजाइन कर दिया। अच्छा। तो ये वो चीजें हैं जो अवाम को बिल्कुल नहीं बताई जाती, और अवाम को इग्नोरेंस की बेसिस पे जज्बाती नारों से फीड किया जा रहा अच्छा है। शकील साहब, यहाँ मेरा एक सवाल है, गो कि हमारा मेन मौजूद नहीं है ये, लेकिन क्योंकि सरदार शौकत हयात खान का जिक्र आ गया तो ये भी है कि सरदार शौकत हयात खान की अमूमन मैंने जो तहरीरें वगैरह देखी हैं, बातें देखी, वो लियाकत अली खान को बहुत क्रिटिसाइज करते थे मुख्तलिफ वजूहात पे। तो कहीं इधर उनका वो जाती वो तो कोई वो शामिल नहीं है कि यहाँ के भी जिस तरह वैसे वो हर जगह लियाकत अली खान को क्रिटिसाइज करें तो यहाँ भी कर दिया। मैं सरदार साहब से एक दफा मिला भी था। अच्छा, गुड, तो बहुत अच्छे। हाँ, तो वो हो सकता है कि कुछ जाती एंगल भी हो, लेकिन जी जी। वो लोग जो ये कहते हैं कि जी सरदार साहब ने ये गलत बात लिखी है, तो मैं उनसे इख्तलाफ करूंगा। जी बात ये है कि जब सरदार साहब जिंदा थे जी। तो जी। उस वक्त इन लोगों ने ये बात क्यों नहीं लिखी। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल। आज तो किताब नहीं छपी ना, या उन्होंने कहा हो कि भाई मेरे मरने के बाद इसको पब्लिश करना। जी जी। जब ये किताब छपी 1990s में, हम्म। उसमें बहुत सारे तहरीके पाकिस्तान के और दीगर जो लीडर थे मौजूद थे, जी जी। सहाफी मौजूद थे। वो उनकी इस्लाह कर देते कि आप ये बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं, ऐसी बात तो हुई नहीं थी। जी जी। और ये जो बात है सरदार पटेल की ऑफर वाली, जी जी। वो सिर्फ सरदार शौकत हयात वाहिद आदमी नहीं है जिन्होंने ये लिखा है। जी जी। देर आर सो मेनी अदर्स। मसलन इवन चौधरी मोहम्मद अली ने ये बात लिखी है, जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे 50s में। जी जी। और फेरोज खान मुन्नून ने ये बात लिखी है, वो भी वजीर आजम रहे। जी जी। एजेके के पहले प्रेसिडेंट सरदार इब्राहिम ने अपनी किताब जो है द कश्मीर सागा, उसमें ये बात लिखी है। अच्छा, सबने तस्दीक तो इस बात की। जी, सरदार साहब ने तो यहां तक लिखा है कि मुझे लियाकत अली खान ने बुलाया और कहा कि इस तरह से एक ऑफर आई है इंडिया से, तो मैंने कहा जी फौरन कबूल कर लें। जी जी, बिल्कुल तो ठीक। वो कहने लगे वो ना गुलाम मोहम्मद नहीं मानता, गुलाम मोहम्मद वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। हम्म। तो मैंने कहा जी उनका क्या मसला है। हम्म। उन्होंने कहा जी कि तुम जाओ और उनसे कायल, उनको करो कायल ना। हम्म। तो कहते जी मैंने बड़ी मेहनत की, उनसे बड़ी तफसील से मुलाकात की, लेकिन वो टस से मस ना हुए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि ही डिड नॉट बज एन इंच। हम्म। तो बाद में वो कहते हैं कि मुझे पता चला कि हैदराबाद दक्कन से सोने की ईंटें आया करती थी। अच्छा। एक सिडनी कॉटन नामी एक एडवेंचरस पायलट था, हम्म। वो जहाज उड़ा के हैदराबाद दक्कन से कराची आया करता था, हम्म। और उसमें सोने की ईंटें आती थीं, और उन ईंटों में गुलाम मोहम्मद का भी हिस्सा होता था। लेकिन इस मामले में तो हमने ये बात पढ़ी और सुनी है कि नवाब ऑफ दक्कन पाकिस्तान हुकूमत को माली मदद किया करते थे। बहुत बहुत माली मदद करते थे।
और वहां पे बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि जी वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दें। और एक साहब थे कासिम रिजवी। कासिम रिजवी साहब एक बहुत ही जज्बाती किस्म का एक वो था, जवान था। और वो कहता था कि हम हिंदुस्तान को नाकों चने चबवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उनको इवन मौलाना मौदूदी ने खत लिखा कि आप जज्बाती नारों को छोड़िए और हिंदुस्तान के साथ कोई आबरूमंदाना यानी कोई ऑनरेबल एग्रीमेंट कर लीजिए। अच्छा, ठीक। तो उस पे जो है वो कहते हैं कि कासिम रिजवी ने वो खत जो था हकारत से फाड़ दिया कि मौदूदी साहब हमें बुजदिली का दर्स दे रहे हैं। अच्छा। मौदूदी साहब ने बहुत सेंसिबल बात की थी। जी, वो वक्त के लिहाज से बेहतरीन बात थी ये। उन्होंने कहा था देखो, अगर जब क्रंच आया, जब मुश्किल आई, तो ये जो निजाम ने अपनी सल्तनत कायम की है ये रेत की दीवार की तरह ढह जाएगी और अवाम सफर करेंगे। जी, बिल्कुल ठीक। इसलिए कोई आबरूमंदाना हल निकाल लीजिए इसका। और वो बहुत सेंसिबल एडवाइस थी। अदरवाइज आई एम नॉट अ ग्रेट एडमायरर ऑफ मौदूदी साहब, लेकिन अगर कोई आपका मुखालिफ भी आप जिससे इत्तेफाक नहीं रखते वो भी कोई रीजनेबल बात करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। वो कासिम रिजवी साहब फिर जो है, जब वो ऑपरेशन पोलो किया इंडिया ने, उसमें वो गिरफ्तार हुए। काफी साल जेल में गुजारने के बाद उनको जब रिहा किया तो वो कराची में आ गए। अच्छा। और उनका इंतकाल जो है वो एक क्या कहते हैं, ऑब्सक्योर लॉयर के तौर पे कराची में हुआ। अच्छा अच्छा। अब हम उनका जिक्र भी नहीं करते। जी। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम अवाम जो हैं वो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो जज्बाती नारे लगाने में और सब्ज बाग दिखाने में तेज हों। और उसका हमें नुकसान ही हुआ है, कभी फायदा नहीं हुआ। जी जी। अच्छा डॉक्टर शकील साहब, मेरा ये इस कश्मीर के टॉपिक की तरफ ही आते हैं। जो पाकिस्तान मूवमेंट को मेन थ्रस्ट मिला है ना, मेन जो मोमेंटम मिला है, वो है 23 मार्च 1940 की करारदाद। लाहौर करारदाद, लाहौर भी लोग कहते थे, करारदाद पाकिस्तान कह रहे, कुछ भी कह ले उसको, लेकिन वहां से जी, वहां से कहा गया कि हमने पाकिस्तान का आइडिया कंसीव किया। तो क्या उस वक्त हमारे लोगों ने उसमें कश्मीर का वाज़ेह तौर पे जिक्र किया था कि भी ये कश्मीर भी हमारा होगा? अच्छा ज़िया साहब, उसमें एक तो जो है ना, हमारे यहाँ जो तारीख चूंकि गलत पढ़ाई जाती है, उसमें ये भी ये गलत बात है कि ये करारदाद जो थी ना, ये 23 को अप्रूव नहीं हुई थी, ये 24 को अप्रूव और अडॉप्ट की गई। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन हमारी अब सब किताबों में जो है ना वो यही कहा जाता है जी 23 मार्च को ये मंजूर हुई। जी बिल्कुल ठीक। तो इस करारदाद में तो कश्मीर का कोई जिक्र नहीं है। ठीक, बिल्कुल सही। तो कहा यह जाता है कि चौधरी रहमत अली ने जो नाम रखा था ना पाकिस्तान इस मुल्क का, उसमें जो के थी ना वो कश्मीर से आई थी। लेकिन फिर उसमें तो बंगाल का जिक्र नहीं था, फिर आपने बंगाल के लिए क्यों कोशिश की? जी जी बिल्कुल ठीक। तो ये जो बातें हैं ना होना चाहिए था। है, हाँ, इवन इकबाल का जो कॉन्सेप्ट हमें बताया जाता है जी जी, कि मैं एक इस तरह की रियासत चाहता हूं, उस पर भी बड़ी डिबेट है कि क्या वो रियासत विद इन इंडियन फेडरेशन चाह रहे थे या उसके बाहर चाह रहे थे। वो तो उन्होंने अखबार में खत भी लिखा था कि जी मैं इंडियन फेडरेशन के अंदर ही चाहता हूँ। जी, और उसमें भी आप ये देखिए कि बंगाल का कोई जिक्र नहीं है। जी जी, बंगाल का कोई जिक्र नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ना जी, उस सेंट्रल वक्त इंडिया के जो मुसलमान हैं, आपकी बात में मैं ऐड करूं कि बंगाल के अलावा जो सेंट्रल इंडिया में इतने करोड़ों मुसलमान थे, उनका भी कोई जिक्र नहीं है। जी जी, सिर्फ 4 सूबों का। और ये देखिए, ये हमारी जो हिस्टोरियोग्राफी है, जो हमारी तारीख नवीसी है, उसका कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ तो हमें ये बताया जाता है कि 1937 में कांग्रेस ने जो मिनिस्ट्रीज बनाई उन प्रोविंसेस में जहां मुस्लिम माइनॉरिटी में थे, 6-7 प्रोविंसेस जो थे वो, जिसमें यूपी सबसे अहम था, कि उन सूबों में मुसलमानों पर अंग्रेजी की टर्म यूज करते हैं अनस्पीकेबल अट्रॉसिटीज की गई। जी, हम पढ़ते नकाबले बयान मजालम ढाए गए। जी जी। और उस तजर्बे की बुनियाद पे मुसलमानों ने कहा कि अब हमारा गुजारा नहीं है हिंदुओं के साथ और हम जो है अब अलहदा वतन बनाएंगे। जी बिल्कुल। और देखिए आयरनी देखिए कि जिन मुसलमानों के नाम पे आपने ये तहरीक शुरू की, जिनको मजालम से बचाना मकसूद था, उनको आपने मजीद वल्नरेबल कर दिया। जी जी। उनसे आज आप जाके पूछिए कि भाई तकसीम हिंद से आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। एक आदमी आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा मुसलमान जो ये कहे हमें फायदा हुआ उससे। जी जी बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से हमें तारीख पढ़ाई जाती है
कि आप उससे डिसएग्री भी नहीं कर सकते, डिसएग्री करेंगे तो फिर फतवे लग जाते हैं। जी जी, चलिए ठीक, थैंक यू। अच्छा, हमने अभी 1947 में जो पार्टीशन है और जो पार्टीशन के हालात हैं उन पे हमने बात की कि हमने कुछ हिस्सा उसका कवर किया, लेकिन जिस वक्त पार्टीशन हुई तो अंग्रेजी सरकार ने कहा कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो अपनी मर्जी से फैसला कर सकती है, लेकिन क्या ये इख्तियार राजा को था या प्रजा को या अवाम को था या हुकूमत को था, किसको इख्तियार सौंपा गया? इस पे भी जो है ना, इस पे भी मुस्लिम लीग का यही इसरार था जी कि जो रूलर्स है ना उनको ये राइट देना चाहिए। जी जी और ये बड़ी अजीब बात थी, कांग्रेस का इसरार था कि नहीं ये जो है ना लोगों को इख्तियार देना चाहिए। जी जी। तो मुस्लिम लीग की क़यादत जो है वो ये कह रही थी कि अच्छा जी ये तो महाराजा जो है ना, जो भी हुक्मरान है उसको ये राइट होना लेकिन चाहिए। शकील साहब, इस तरह तो तकरीबन 400-500 रियासतें थी, अगर हर रियासत में प्लेबेसाइट होने लग जाता तो फिर तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस था ये। नहीं नहीं, वो तो खैर बहुत सी रियासतों का तो मसला ही नहीं था ना, जी ये जी तो 3-4 रियासतों का सिर्फ मसला बना। ठीक। ठीक है ना जी, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला कश्मीर का बना। जी जी फिर एक स्टेट थी हैदराबाद दक्कन का हमने तस्करा किया। जी जी जूनागढ़ थी एक रियासत। जी जी जूनागढ़ जो है आज गुजरात की जो रियासत है उसका एक जिला है। जी जी। तो कलात का भी थोड़ा सा मसला बना था, लेकिन इंडिया ने उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं ली। और मनादिर, एक रियासी मनादिर का भी मसला बना था। हाँ, मनादिर वो उधर ही इकट्ठा ही है वो, मतलब जूनागढ़ और जूनागढ़ उसके साथ। मनावदर आई थिंक। हाँ, जी जी तो जूनागढ़ का भी देखिए कितना दिलचस्प केस है जी कि आज जो लोग कहते हैं पाकिस्तान में कि जी कश्मीर पे हमारा मौकफ जो है वो उसूल पर मबनी है, जी जी तो भाई उस उसूल की खिलाफ वर्जी फिर आपने जूनागढ़ में क्यों की? जी जी कि आपकी कोई बॉर्डर नहीं लगती जूनागढ़ के साथ, वहाँ की जो आबादी है ओवरवेलमिंगली हिंदू है। हम्म, तो फिर आपने किस लॉजिक के तहत और किस उसूल के तहत जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल की? ठीक। और जूनागढ़ की एक्सेशन से इंडिया में वो लोग जो ये चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, उनको ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान मसाइल का हल नहीं चाहता, हम्म, पाकिस्तान हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा मसाइल क्रिएट करना चाहता है। अच्छा, यहाँ की बदएतमादी जिसे कहते हैं वो उसकी फिजा जी बन जी, गई। एग्जैक्टली। अच्छा। अच्छा, शकील साहब, अब हम चलते हैं, इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं कि अब 47 में ये पार्टीशन भी हो गई, अब कबायलियों का लश्कर भी हो गया, ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इस मामले को इंडिया यूएनओ में लेकर गया, पाकिस्तान नहीं, इंडिया लेकर गया यूएनओ में। तो अगर इंडिया किसी मामले को यूएनओ में लेकर जाए तो बाद में इंडिया कैसे कह सकता है कि हमारा इंटरनल मामला है? अच्छा, इस पे जो है ना इंडिया में आज भी बहुत से लोग जो है ना वो क्रिटिसाइज करते हैं नेहरू को, जी जी। कि नेहरू को ये मसला यूएन में नहीं लेके जाना चाहिए था। सरदार पटेल का उनसे ओपन इख्तिलाफ था, इस पे ओपन जी, इख्तिलाफ था। तो बहरहाल नेहरू जो थे, नेहरू वाज अ वेरी आइडियलिस्टिक पर्सन। जी जी वो चाहते थे कि पूरी दुनिया में उनका इमेज जो है एज अ पीस लविंग पर्सन, जी एज अ जस्ट पर्सन, इंसाफ पसंद आदमी के तौर पे दुनिया में जाए। दुनिया भर की तो पॉलिटिक्स में उन्होंने बाद में अपना रोल भी प्ले किया, जैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाने में एक बहुत जी बड़ा जी, रोल था उनका। या और वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे। जी जी और आपको इल्म होगा कि अल्लामा इकबाल भी उनके बड़े कदरदान थे। जी और नेहरू खानदान को अल्लामा इकबाल बड़ी कदर की निगाह से देखते थे। जी। मुझे नेहरू साहब के खतूत पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है जो उन्होंने अपनी बेटी को लिखे थे। जी जी, तो वो तो हमारे भुट्टो साहब भी उनके बड़े एडमायरर थे। पिछले दिनों इत्तेजाज एहसन ने भी बड़ी तारीफ की जी कि जी नेहरू वाज अ वेरी इनलाइटेंड पर्सन। जी जी तो बहरहाल नेहरू जो है वो यूएन में लेके गए कश्मीर का इशू, लेकिन वहां पे आप देखिए कि यूएन रेजोल्यूशंस जो हैं, जी। आज पाकिस्तान में हर शख्स यूएन रेजोल्यूशंस की बात करता है। हम उसी पे आ रहे थे आपके लेकिन यूएन रेजोल्यूशन पे, इसके बाद ही आना। हाँ, जी जी। लेकिन उनको पढ़ने की कोई तरद्दुद नहीं करता। हाँ, ये अब बड़ा मजे का टॉपिक है, उनमें लिखा हुआ क्या है कि ये ये उनने, होगा किस हाँ टाइम पे। एग्जैक्टली, ये मैंने पहली दफा एक इंडियन थिंक टैंकर थे, हेड थे एक डिपार्टमेंट के, सिख थे वो, जी जी 88 में गालिबन, उनसे मैंने ये क्वेश्चन किया। जी जी तो पहली दफा मुझे उनकी जुबानी पता चला कि यूएन रेजोल्यूशंस में है क्या। जी जी ठीक है जी, उसमें यह है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान जो है अपने ट्रूप्स को और पाकिस्तानियों को कश्मीर से विड्रॉ करेगा। जी जी और ये सबसे मशहूर रेजोल्यूशन है, इसको कहते हैं रेजोल्यूशन 47। जी जी और ये आज भी आप यूएन की वेबसाइट पे जाके, बल्कि गूगल पे जाके लिख दीजिए यूएन रेजोल्यूशन नंबर 47 ऑन कश्मीर,
जी जी, मैंने देखा है, इसको पढ़ा है जी। हाँ, और ये अप्रैल 21, 1948 को अप्रूव हुई थी। जी जी। और इस पे हमारे जो वजीर खारजा थे उस वक्त पाकिस्तान के, सर जफरुल्लाह खान, उन्होंने सख्त एतराज किया था, एहतजाज किया था जी जी। कि इस रेजोल्यूशन के होते हुए तो फ्री और फेयर प्लेबिसेट हो नहीं सकता। ठीक। और इसी पे आपको पता है कि एक क्लिप मौजूद है यूट्यूब पे, एक पाकिस्तानी वो थे फुल ब्राइट स्कॉलर एहतशाम, जी जी। वो एक थिंक टैंक में गालिबन वाशिंगटन डीसी में एक तकरीब हो रही थी जी जी जिसमें जी। क्रिस्टीन फेयर, हाँ हाँ, उनसे एक जी जी, एक सवाल अमरीकी था। रिसर्चर और थिंक टैंकर हैं, वो बोल रही थी। तो उस पे एहतशाम साहब ने जी जी। कश्मीर पे क्वेश्चन दाग दिया। जी जी। उस पे जो है ना, क्रिस्टीन फेयर ने उनसे पूछा कि जिन रेजोल्यूशंस की आप बात कर रहे हो, उन रेजोल्यूशंस को आपने पढ़ा है? जी जी। क्योंकि मेरा मेरा ये तजुर्बा है कि पाकिस्तान में किसी ने इन रेजोल्यूशंस को नहीं पढ़ा और हर बंदा इनकी बात करता है। जी जी। तो एहतशाम साहब को मानना पड़ा कि मैंने भी नहीं पढ़ा। जी जी। तो उस पे फिर उसने कहा कि जाओ उनको पढ़ो, उसके बाद फिर बात कीजिएगा। जी जी, तो बिल्कुल। ये जो रेजोल्यूशन है सर 47, उस पे सर जफरुल्लाह खान की बड़ी तहफुजात थे, रिजर्वेशंस थी, जी जी। और पाकिस्तान ने इसको बड़ा ही रिलक्टेंटली और अंडर प्रोटेस्ट एक्सेप्ट किया। अच्छा, ये एक आपने तो एडिशन किया कि अंडर प्रोटेस्ट एक्सेप्ट हुई थी ये। हाँ, उस पे इंडियंस यही कहते हैं, आप किसी इंडियन से बात कीजिए, किसी भी नॉलेजेबल इंडियन से, कि जनाब आपने उस रेजोल्यूशन की पहली शर्त को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं किया, हमने बाकियों को नहीं किया। तो द फॉल्ट लाइज विद यू, नॉट विद अस। ठीक। और वो तो यहां तक भी है कि भाई आपको तो यूएन रेजोल्यूशन की भी जरूरत नहीं थी, आपको तो प्लेट में रख के मिल रहा था कश्मीर। जी जी, वो तो है। अगर आप सीरियस होते, आपने कुछ होमवर्क किया होता कि आप क्या चाहते क्या हैं, आपकी लीडरशिप में कोई यकसुई होती, कोई उन्होंने कोई डीप थॉट की होती कि भाई हम क्या चाह रहे हैं और कौन सी चीज कितनी पॉसिबल है, जी जी। फिर आप कश्मीर ले लेते। जी बिल्कुल। आपके यहाँ तो कोई यकसुई थी नहीं, कोई सिंगल माइंडेडनेस नहीं थी। कभी आप कह रहे हैं कि जूनागढ़ हमें दे दो, कभी आप कह रहे हैं कि हमें हैदराबाद दक्कन दे दो, उसके पास पैसे बहुत थे। आपको पता है कि निजाम जो था हैदराबाद दक्कन का, 1937 में टाइम मैगजीन ने उस पर कवर स्टोरी की थी। अच्छा। ही वॉज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। हम हैदराबाद जैसी अमीर रियासत को कैसे छोड़ सकते थे? ये थी बात। तो ये मसले हैं हमारे, और हम कौम को बदस्तूर जहालत में रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कौम को इन चीजों का पता चले। अच्छा अच्छा, शकील साहब, यहाँ मैं देखता हूँ कि 1947 में जिस वक्त ये रेजोल्यूशन हुई, तो जो अरब ममालिक थे, जो दूसरे मुसलमान ममालिक थे, वो बहुत पुरजोश अंदाज में काफी हद तक पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। एक गर्मजोशी नजर आती थी उनकी तरफ से। लेकिन फिर मैं देखता हूं कि वक्त के साथ 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 एक एक करके वो हमें छोड़ते चले गए। और अब हाल ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा दोस्त है सऊदी अरेबिया, जिसकी हम कदर भी करते हैं, कि जिसने बहुत पाकिस्तान को बहुत ज्यादा माली मदद की है, ये एक अपनी जगह का हकीकत है। लेकिन अब जो नया जवान उनका क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उसने कह दिया कि भाई पाकिस्तान को, कि भाई जो कुछ आप कह रहे हो हम 100% कबूल नहीं कर सकते। तो ऐसी क्या वजह है कि हम ग्रेजुअली सफारती महाज पे हम लूज ही कर रहे हैं, हमने हासिल कुछ नहीं किया? उसमें उसमें देखिए ना, उसमें फिर जाहिर है कि इनिशियली अरब मुल्कों ने अगर हिमायत की, तो फिर इंडिया ने भी तो अपनी डिप्लोमेसी की ना। ठीक, काउंटर डिप्लोमेसी, इंडियंस हमारी ने, हाँ, डिप्लोमेसी को काउंटर। इंडियंस ने अपने बड़े बड़े जो काबिल लोग थे और बहुत सारे जो मुसलमान लोग थे, जी जी। उनको वहां पे भेजा बतौर सफीर, बतौर एनवॉयज। तो उन्होंने भी उनको कायल करने की कोशिश की, उनको बताया कि जी क्या सिचुएशन है क्या असल में। अच्छा। ठीक है ना जी, तो वो फिर वो सोए तो नहीं रहे। अब बिल्कुल। मैं एक पुराना प्रोग्राम कल देख रहा था जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब सलीम साफी के प्रोग्राम में बोल रहे थे। जी जी। और उसमें एक और भी हमारे लेफ्टिनेंट जनरल थे जो डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे, नईम खालिद लोधी साहब। जी जी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, मैं आपको उसका लिंक भेजूंगा। जी जी। तो उसमें जो है, दो लेफ्टिनेंट जनरल आपस में इख्तलाफ कर रहे थे। हम्म अब एक साहब ये कह रहे थे कि जी देखें हमारी डिप्लोमेसी फेल हो गई। हम्म। जब बालाकोट पे इंडिया ने रेड किया, तो किसी मुल्क ने, इवन चाइना ने, उसको कंडेम नहीं किया। जी जी। ये
ये रिसेंटली देख कुछ मुल्कों ने तो यहां तक कह दिया कि भाई इंडिया को हक हासिल है सेल्फ डिफेंस का। जी जी तो वो कह रहे थे कि हमारी डिप्लोमेसी बिल्कुल फेल हो गई है। जी जी लोधी साहब ने ये कहा कि हम उल्टे भी लटक जाएं तो दुनिया हमारा हमारा हमें बिलीव नहीं करती। जी अब आप ये देखिए कि ये इन चीजों से हम क्या साबित कर रहे हैं जी जी कि व्हाई इज इट दैट द वर्ल्ड डज नॉट बिलीव यू। जी जी दुनिया क्यों नहीं मानती आपकी बात को, इस पे गौर करना चाहिए ना आपको। ठीक ना कि सारी दुनिया को ब्लेम करते फिरें। जी वो कहते हैं ना जी कि अगर एक बंदा आपको कहे ना कि आप नशे में हो तो उसकी परवाह ना करो। जी जी अगर दूसरा बंदा भी कह दे कि आप नशे में हो तो थोड़ा सा उसको सीरियसली लो। अगर तीसरा बंदा भी ये कह दे तो फिर घर बैठ जाओ, जब तक नशा उतर ना जाए बाहर ना निकलो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो हम पूरी दुनिया को गलत कहने पे तैयार हैं, अपनी हरकतों पे गौर नहीं करने के लिए तैयार। ठीक, यानी आपने बताया कि पहले मरले में हमने डिप्लोमेसी की तो काउंटर में उन्होंने भी की, तो इसी या वजह से आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा शकील साहब, क्या ऐसा नहीं है कि इसमें फिर लोगों के माशी मफादात सामने आ गए, क्योंकि इंडिया बहरहाल एक बहुत बड़ी मंडी भी तो है, एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हाँ, है, बहुत बड़ा इंडिया मुल्क इंडिया की जो है ना जी इकोनॉमिक जो कंडीशन है है। डेफिनेटली वो उसमें रोल प्ले कर रही है। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखें कि इंडिया एक इकोनॉमिक पावर जो है पिछले 20-25 साल में बना है। जी जी बिल्कुल, 1993 के 90s बाद। में 90s में उन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया था जी जी लिबरलाइजेशन का और अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करने का। जी बिल्कुल ठीक। वरना मुझे वो वक्त याद है कि जब आप 80 रुपए पाकिस्तानी दे के तो इंडिया के 100 रुपए लिया करते थे। जी जी और बिल्कुल। आज आप देखिए कि आपकी हाफ से भी कम वैल्यू रह गई है जी जी इंडियन रूपी के मुकाबले में। जी जी और हमारा मीडिया जो है वो कोई रोल नहीं अदा कर रहा अपने अवाम को आगाह करने में कि इंडिया कहां से कहां पहुंच गया है। जी जी बिल्कुल ठीक। तो मीडिया का काम अपने अवाम को बाखबर रखना होता है। हमारा मीडिया जो है अपने अवाम को बेखबर रखने का काम सर अंजाम दे रहा है। अच्छा। और वो ये समझते हैं कि हम पेट्रियाटिक ड्यूटी यानी जी हम हुब्बुल वतनी का एक फर्ज अदा कर रहे हैं कि इंडिया के बारे में हम अपने लोगों को सच नहीं बताते। चलिए ठीक। आज पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। जी जी एक आदमी ऐसा नहीं है 22 करोड़ के इस मुल्क में जिसके बारे में आप कह सकें कि ये बंदा जो है इंडिया पे एक्सपर्ट है, ये इंडिया की इकोनॉमी को समझता है, ये इंडिया की सोसाइटी को समझता है, ये इंडिया की पॉलिटिक्स को समझता है। जी जी तो क्या हम जहालत की बुनियाद पे इंडिया का मुकाबला करना चाहते हैं? वो तो नहीं हो एक सकता। तरफ तो आप कहते हैं कि जी इंडिया एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, जी वजूदी खतरा है। और जी दूसरी तरफ आपकी सीरियसनेस का ये आलम है जी कि आपकी यूनिवर्सिटियों में आपके थिंक टैंक्स में एक बंदा ऐसा नहीं है जो इंडिया पे एक्सपर्ट हो, जी जिसके बारे में आप कहें कि यार हमें इस बंदे पे फख्र है, इसने इंडिया के ऊपर 10 किताबें लिखी हैं, इसने 50 आर्टिकल्स लिखे हैं जी एंड ही नोज इंडिया लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड। जी। हम तो सर ये नारेबाजी वाली कौम है, नारे जितने मर्जी लगवा लो, चलिए तहकीक हमने नहीं करनी। वो चलिए। इकबाल का एक शेर भी है इस तरह से कि पंजाबी मुसलमान जो है ना पीरी मुरीदी में आगे है, लेकिन जब तहकीक की बाजी हो तो उसमें वो शिरकत नहीं करता। वाह तो वाह। ये हमारी आदत जो है ना वो अब तक कायम है माशाल्लाह। चलिए ठीक है। तो जी इसी सिलसिले में शकील साहब, मेरा सवाल है कि जब पार्टीशन के बाद हमने सफारती कोशिश की, उसके बाद 1965 में हमने कश्मीर में एक एडवेंचर भी किया, जिसकी एक लंबी तफसील है जिसमें हम नहीं जाते, लेकिन किस्सा मुख्तसर है कि हमने एडवेंचर किया और उससे हमें हासिल रसूल कुछ नहीं हुआ। तो क्या अभी भी हमारे पास ऐसे किसी एडवेंचर की ऑप्शन ओपन है या नहीं, आप क्या समझते हैं? उसमें जिया साहब एमबी नकवी हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, जी जी उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की थी। जी 88 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था हेरल्ड में, जी जी द बेस्ट ऑफ एनिमीज। जी जी उसमें उनका यही कहना था कि हमने 1965 में ताकत इस्तेमाल करके देख ली और हमारे हक में उसका नतीजा नहीं निकला, तो हमें मान लेना चाहिए था कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है या जी सीज फायर लाइन इसको कहते थे उस वक्त, उसको एक्सेप्ट कर लें और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लेट्स मूव ऑन, जी जी आगे बढ़ें, हम इसी में ना फंसे रहें। जी जी तो किसी भी गवर्नमेंट में इतनी जरूरत नहीं थी कि वो इतना बड़ा फैसला कर सकते, क्योंकि अवाम को तो आपने सच बताया नहीं। जी जी अवाम को तो ये बताया है कि हम 100% सही हैं और जो हमारा दुश्मन है, अजली दुश्मन जिसको हमारा मीडिया कहता है अजली दुश्मन, वो 100% गलत है। जी जी जब आप ये चीज ये नैरेटिव फीड करेंगे अवाम को और फिर आप कहेंगे कि नहीं हम तो लाइन ऑफ कंट्रोल को मान रहे हैं, फिर तो लोग खड़े होंगे ना, फिर तो आपका तख्ता उल्टा ही जाएगा। ठीक है।
आप जब तक एजुकेट नहीं करते अवाम को, उस वक्त तक कोई हुकूमत पाकिस्तान की कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। जी जी। और वो सब डरते हैं इस बात से कि यार ये कौम को सच बताए तो कौन बताए। इंटेलेक्चुअल है, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, एम्बेसडर्स हैं, वो कहते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन में हैं, हम क्यों निकलें इसमें से। बिल्कुल ठीक। व्हाई शुड वी स्टिक आवर नेक आउट, जी कि बिल्कुल। हम जो है भिड़ों के छत्ते में हाथ डालें, हम अपने कंफर्ट एंजॉय कर रहे हैं। ये जो अवाम है ये जाए बाहर में, ये अगर जज्बाती नारे लगाना चाहते हैं तो लगाते रहें, हमारा क्या नुकसान है। तो इस तरह से एक सेल्फिश अप्रोच जो है वो जारी है। अच्छा। और कोई भी बंदा सच बोलने की जरूरत नहीं करता, वो कहता है मुझे मुसीबत क्या है भाई, मैं क्यों बोलूं सच। ठीक। तो उस चक्कर में जो है ना, हमने अपना सत्यानाश कर लिया है। अच्छा शकील साहब, मैंने ये देखा कि 65 के बाद दो फेजेस हैं हमारी इस कश्मीर की सारी जिद्दोजहद में। पहला फेज है कि जहां हम इसको एक नेशनलिस्टिक अप्रोच है, जहां एक वो अप्रोच है, हम वो अडॉप्ट करते हैं, लोगों को बताते हैं। दूसरे मरले में हम बताते हैं कि जी हमारे पानी जो है, हमारे पानी के रिसोर्सेज जो हैं वो सेफ नहीं है, अगर हम कश्मीर हासिल कर लेंगे तो हमारे पानी सेफ हो जाएंगे। तीसरे मरले में हम फिर एक रिलीजियस टच उसको देते हैं कि जी ये तो कोई मजहबी लड़ाई हो रही है। तो इनके बारे में आपकी क्या राय है, इस सिनेरियोस के बारे में? अच्छा, उसमें देखिए पानी वाला आर्गुमेंट भी बड़ा दिलचस्प है जी जी। कि पानी का आपके साथ एग्रीमेंट इंडिया के साथ ऑलरेडी हो चुका हुआ है, 1960 में हुआ था। इंडस बेसिन ठीक है, एग्रीमेंट हो चुका है जी। और इख्तलाफात के बावजूद, लड़ाइयों के बावजूद इंडिया उसको फॉलो करता आ रहा है। जी जी। ठीक है, इंडिया में बहुत प्रेशर भी पड़ा गवर्नमेंट्स पे जी जी कि कि खत्म कर दो इसको। पाकिस्तान हमारे साथ ये कर रहा है तो हमें भी इस मुआहदे से पीछे हट जाना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। जी जी। लेकिन उन्होंने नहीं किया। जी तो बिल्कुल। फिर पानी का मसला कहां से आ गया उसमें? या ठीक। तो ये है कि इंडिया ने उस मुआहदे की खिलाफवर्जी की होती। जी जी। आप ये कहते हैं कि भाई अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, बिल्कुल ठीक। अब हमने कुछ ना कुछ करना है, पानी हासिल करना है। जी जी। पानी आपको मिल रहा है, जी जी। एक आध दफा आपने कंप्लेंट भी की, लेकिन वो आपका जो मौकफ है आप साबित नहीं कर सके इंटरनेशनल फोरम पे। जी जी। तो आप देखिए, फर्ज करें कल को कश्मीर एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन जाता है, फिर जी आपका पानी महफूज होगा या अब महफूज है? जी। जी मसला तो वहीं का वहीं रहेगा। नई गवर्नमेंट जब आएगी सर, वो इस मुआहदे की पाबंद नहीं होगी। जी बिल्कुल ठीक। वो कहेंगे सर वो पुराने पुराने लोग थे, पुराना सिस्टम था, आज आप हमारे साथ नया मुआहदा करें। जी बिल्कुल ठीक, ये इस हो सकता। बात की क्या गारंटी है कि वो मुआहदा आपके लिए ज्यादा फेवरेबल होगा? वो कहेंगे जी हमारी तो मईशत भी बिल्कुल वो है, हमें तो ज्यादा पैसे चाहिए, आप पैसे देंगे तो पानी मिलेगा आपको। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये उल्टा ज्यादा अजीब पैसे देने लॉजिक पड़ जाएंगे। कि हमें पानी के लिए कश्मीर चाहिए है। जी जी। और बड़े बड़े पढ़े लिखे हुए लोग जो हैं, तालीम याफ्ता, वो ये बात करते हैं, मुझे हैरत होती है। ठीक। यानी अगर आप इंडिया के साथ कश्मीर पे कुछ कंप्रोमाइज करते हैं हम्म। तो इंडिया विल बी मोर अकोमोडेटिंग। जी जी। ठीक है यार, ये मसला खत्म हो गया, इनको पानी इतना हम देते हैं, इससे ज्यादा दे देते हैं, जी जी। अच्छे हमसायों की तरह हम रहें अगर। जी जी। तो हमने तो अजीब मंतक बनाई हुई है, हमें पानी मिल भी रहा है, फिर कहते हैं कि हमारा पानी सेफ नहीं है। सेफ किस तरह करना है भाई? अच्छा चलिए ठीक। अच्छा ये जो आखिरी हम है सर, हाँ, नेशनलिज्म और रिलीजन वाली जो है जी जी, ये क्योंकि मैं सही है। देख रहा हूं कि जो हाँ, नेशनलिस्टिक पावर्स हैं वहां पे वो पीछे होती जा रही हैं और दैट्स राइट। रिलीजियस पावर्स आती जा रही हैं आगे। हाँ, यासीन मलिक साहब ने तो आपको पता है ना, शुरू शुरू में वो सबसे आगे थे मिलिटेंसी फैलाने में। जी जी। उसके बाद फिर जो है ये हिजबुल मुजाहिदीन और जमात इस्लामी के जो साबिक लीडर हैं अली गिलानी साहब, ये उनको हमने ज्यादा अहमियत देना शुरू कर दी। जी अली जी। गिलानी साहब को तो हमने सबसे अपना आला अवार्ड भी दिया है। जी जी। और अली गिलानी साहब वो शख्स हैं जो कहते हैं कि मुसलमान जो है ना, वो किसी भी गैर मुस्लिम मुआशरे में सेकुलर सिस्टम के तहत रह ही नहीं सकता। ये जी ऐसे ही है जैसे मछली को पानी के बगैर डेजर्ट में रहना पड़ जाए। जी। जी तो वो तो उनका तो इस तरह का नुक्ता नजर है। जी। जी। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर मुसलमान हम्म, किसी सेकुलर सिस्टम के तहत नहीं रह सकता, हम्म, तो जो पाकिस्तानी जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, बर्तानिया में, हम्म। उन सबको फिर पाकिस्तान बुला लेना चाहिए। ये उनको फिर कैसे रहे हम? इंडिया में, जी जी। सर इंडिया में जो 20-22 करोड़ मुसलमान हैं, हम्म, उनको भी बुला लेना चाहिए। हाँ फिर उनका क्यों भी। हमने मछली को रखा हुआ है डेजर्ट में? जी जी। तो ये तो सर खाली खोली लफाजी है, और ये वो लफाजी है जिसपे हमारे दानिश्वर, हमारे सहाफी गौर तक नहीं करते। जी जी। कौम को बेवकूफ बनाने के लिए बहुत अच्छा हमने ये हरबा इस्तेमाल किया हुआ है, हम्म, लेकिन जो सोचने समझने वाले लोग हैं वो नहीं बोलते इस पे। अच्छा
तो शकील साहब, मेरी आखिरी इस सिलसिले में आखिरी एक सवाल है, हो सकता है ये आखिरी हो अगर बीच में कोई और सवाल ना निकला। अब इस वक्त में हम क्या करें कश्मीर के बारे में? आप क्या बेहतरीन हिकमत अमली हो सकती है, क्या तरीका हो सकता है इसको मसले को हल करने का, या इसके बारे में अब क्या करें फर्दर? पिछले दिनों सर एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और इंडिया से भी एक साहब थे। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा जी देखें, इसका इस वक्त सबसे अच्छा हल ये हो सकता है कि आप 100 पाकिस्तानी ओपिनियन लीडर्स ले लें, 100 इंडियन ओपिनियन लीडर्स ले लें, सबको ले लें, हॉक्स को भी ले लें, डब्स को भी ले लें, जो रिलीजियस माइंडेड है उनको भी ले लें, और लेट देयर बी एन ओपन डिबेट। बिल्कुल ठीक है। आप अपने मीडिया को ओपन अप करें। हमारे जो 100 ये लोग हैं, ये जाएं दिल्ली जाएं, वो इंडियन जो 100 लोग हैं वो इस्लामाबाद आए। मेरा ख्याल है 2-3 मीटिंग्स में ये मसला हल हो सकता है, कोई ना कोई हल निकल सकता है। अवाम को एजुकेट करें। जैसे पिछले दिनों खबर आई थी कि हमारी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो ये चाह रही है इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएं, और उन्होंने हमारे जो सीनियर एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ मीटिंग भी की। जी। और जो इत्तलात बाहर आई वो यही थी कि भाई आप हमारे साथ ताउन करें, लोगों को एजुकेट करें, इंडिया पाकिस्तान पीस के हक में ओपिनियन को तैयार करें। लेकिन वो बहुत सारे जर्नलिस्ट जो है ना, वो इतने ब्रेन वॉश हो चुके हैं एंटी इंडियनिज्म में, अब उनके लिए दिक्कत है कि हम कल तक जो चूरन बेचते थे, अब हमें कहा जा रहा है उस चूरन को छोड़ो, नया चूरन बेचो। जी। तो ये इतना आसान काम नहीं रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने जो किया है वही वन साइडेड प्रोपेगेंडा किया, वन साइडेड नैरेटिव किया। प्रोपेगेंडे का जो है ना नुकसान दुश्मन से ज्यादा आपको अपने खुद को हुआ है। 65 की वार में आपने इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया कि हमारी फौजें आगे बढ़ रही हैं, दुश्मन दुम दबा के भाग गया है, और ये हो गया वो हो गया। और हकीकत जब सामने आई ताशकंद एग्रीमेंट में, तो फिर कौम जो थी वो रो रही थी। पंजाब में स्टूडेंट्स जो थे माल रोड पे थे, जहां गोली चली, बहुत से स्टूडेंट्स अपनी जान से गए, कि वो तो यही था कि भाई हम तो आगे बढ़ रहे हैं, जीती हुई जंग आपने टेबल पे हार दी। जी, ये नैरेटिव बड़ा पॉपुलर था। हाँ, और अयूब खान की जो पोजीशन थी उस पर रोहिदाद खान ने लिखा है ना कि ताशकंद के बाद जो है उनका जाना ठहर गया था, और वो यही था कि आज गया कि कल गया। तो ये जो प्रोपेगेंडा है, इसे हमें सबक सीखना चाहिए था। प्रोपेगेंडे को एक हद के अंदर रखें ताकि आपको ही नुकसान ना हो उसका। जी बिल्कुल ठीक। चलिए शकील साहब, मेरा ख्याल है काफी सारे पॉइंट्स इसमें रह गए हैं, लेकिन सेशन क्योंकि बहुत लंबा हो गया, मेरी दरखास्त है कि अगर आपके पास टाइम हो तो हम एक और सेशन करते हैं ताकि इसके कुछ बाकी पॉइंट्स हम देख लें। और नंबर 2 मेरी दरखास्त ये है कि इन्हीं की बुनियाद पर कि हम पाकिस्तान और इंडिया 2 नेबर्स हैं, हम इनके ताल्लुकात को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और मूव फॉरवर्ड कैसे हो सकते हैं, ये अगर हम बात करें तो, क्योंकि ऐसी बातें करने वाले लोग हमारे पास बहुत कम होते हैं कि जो इस मौजू पे बात करें। तो आपको जब भी मौका, मुझे जरूर इस मामले में टाइम दीजिएगा। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया शकील साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।